हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 26 में। दोस्तों, ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट के दिमाग में यह आइडिया आया, अर्थात वो किस तरह से यह पता लगा पाए कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका शेप डम्बल की तरह होता है, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका शेप डबल डम्बल की तरह होता है और जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप कॉम्प्लेक्स होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसे हम लोग अलग अलग लेक्चर में समझेंगे ताकि वीडियो लंबा ना जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस स्फेरिकल शेप को किस तरह से डिराइव किया गया। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हमें प्रीवियस लेक्चर में जो जो चीज़ें सीखी थी उसे थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा ताकि आगे की चीज़ें फ्रेश हो जाएँ और अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट सामने निकल के आया था, ऐसा हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना हर जगह पे है, इनफाइनाइट रूप से वो हर जगह पे मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है इनफाइनाइट रूप से। और फिर फर्दर कहते हैं हाइजेनबर्ग कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर जिस जगह पे मैक्सिमम होगी दैट रीजन, उस क्षेत्र को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा 3 डायमेंशनल रीजन हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा। अब कोई भी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ साइज होगा, उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ हमारा साइज होने वाला है, कुछ ना कुछ उसका शेप होगा, कुछ ना कुछ उसका ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, कुछ ना कुछ स्पेस में उसका अरेंजमेंट होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अरेंजमेंट अलग होगा, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग। तो इस चीज़ का पता हम लोगों को कहाँ से मिला था? सोलिंजर वेव इक्वेशन से। सोलिंजर वेव इक्वेशन ने हमें ऑर्बिटल के शेप, साइज और उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताया था। तो हमारे पास सोलिंजर वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से है। बेसिकली जो सोलिंजर थे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर वर्क कर रहे थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस तरह के स्पीसीज पर सोलिंजर ने काम किया और उनमें जो इलेक्ट्रॉन था और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक वेव या तो मैटर वेव जनरेट हो रहा था, उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाया जिसे हम लोग सोलिंजर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये इक्वेशन काफ़ी फेमस हुआ और पूरे क्वांटम मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग कह रहे हैं वो साबित हुआ। तो इसे जब सॉल्व किया गया, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसे आप हायर स्टडीज़ में सॉल्व करेंगे, तो हमें 3 तरह के वैल्यूज़ मिले थे, एन, एल और एम। इसे हम लोग क्वांटम नंबर्स का नाम दिए थे। ये बेसिकली किसी ऑर्बिटल के पूरा हुलिया के बारे में बताते हैं, कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है, सारी चीज़ों को ये बतलाते हैं। एन जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में बतलाता है। और एल इसे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये ऑर्बिटल के शेप के बारे में बतलाता है कि किस शेप का है, स्फेरिकल है या डम्बल है या फिर सिलेंड्रिकल है, कैसा है। एम जो है इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग किस तरह से ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस के अलोंग किस तरह से ओरिएंटेड है और जेड एक्सिस के अलोंग किस तरह से ओरिएंटेड है। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी थी इस वेव फंक्शन साई के बारे में। साई बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात इस साई के पास इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी छिपी है। अगर हम इस वेव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमारे पास निकल के आ जाएगी कि कहाँ पे है, किस तरह से है, कितनी एनर्जी रखता है, क्या किस शेप में वो मूवमेंट शो कर रहा है, सारी जानकारी हमें निकल के वापस आ जाएगी। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज़ निकलते हैं। बेसिकली साई रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी भी हम लोग संभावना की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना की बात करते हैं तो हमेशा उसे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो रहा है मीन्स कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए इसकी थोड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस घट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इसके पास नो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसी वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दें तो ये साई स्क्वायर बन जाएगा और जो नेगेटिव चीज़ें थी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी और इस तरह से इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। और इस तरह से साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात ऑर्बिटल क्या होते हैं हमारे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे मैक्सिमम होती है। तो ये साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे वो मैक्सिमम होता है। तो इस चीज़ों को समझ गए। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ये जो हमारा साई स्क्वायर है और जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो मतलब न्यूक्लियस से जो दूरी है आर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके उसके अकॉर्डिंग और उसके रिस्पेक्टिव में अलग अलग प्लॉट ड्रॉ करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल के लिए। तो जब प्लॉट्स मिलता है हमें अलग अलग, उसके आधार पर फिर वो आगे की गणना करते हैं, आगे का इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो आइए पहले हम लोग प्लॉट ड्रॉ करते हैं
अलग अलग ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर का, और फिर हम लोग उस प्लॉट से क्या क्या जानकारी मिलती है उस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट ने अब क्या किया, प्लॉट बनाना शुरू किया। ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रखा, साई स्क्वायर को रखा, ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आज जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कि न्यूक्लियस से कितने दूरी पर इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा ओरिजिन है, इसी को न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो 1s के लिए जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरह से ग्राफ आया हमें, ये कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा इसे आगे देखते हैं हम लोग। फिर 2s के लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा। यही हमारा साई स्क्वायर यहाँ रहेगा, यहाँ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हमारा ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2s के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ टच करेगा एक बार, फिर यहाँ पे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, फिर आगे टच नहीं करेगा। फिर 3s की बात करें तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, ये हमारा साई स्क्वायर यहाँ रहेगा, ये हमारा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हमारा ओरिजिन रहेगा अर्थात न्यूक्लियस रहेगा। 3s के लिए अगर यहाँ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से जाएगा यहाँ, फिर आगे ये एक्सेस को टच नहीं करेगा। ये 3s के लिए प्लॉट हमारा है, ये 2s के लिए प्लॉट है। इस प्लॉट को जब हम लोग अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आएंगे, और इन्हीं के आधार पर हम लोग बाउंड्री सरफेस डायग्राम को समझेंगे, नोड्स और एंटी नोड्स को समझेंगे, और बाउंड्री सरफेस डायग्राम के आधार पर किस तरह से शेप का हम लोग पता लगाते हैं उस चीज़ को समझेंगे। तो ये ग्राफ में ही सारी चीज़ें छिपे हैं, इसलिए इस ग्राफ को अच्छे से समझना है हमें। अब इस ग्राफ को मैं एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने साई स्क्वायर लिया था, अगर हम यहाँ पे सिंपली साई लेते तो ग्राफ कुछ अलग नज़र आता। आइए देखते हैं किस तरह से नज़र आता। तो जब साई वर्सेस आर का ग्राफ लेंगे तो 1s के लिए कुछ ऐसा ही सेम नज़र आएगा हमें, जैसा कि साई स्क्वायर वर्सेस आर का नज़र आया था। उसी तरह से अगर साई वर्सेस आर का 2s के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, मतलब कुछ इस तरह से हमें ग्राफ नज़र आया था उस समय। लेकिन जब साई कर लेंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा ये वाला चीज़, और अगर साई स्क्वायर लेना चाहते हैं तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। और अगर 3s के लिए देखते हैं तो साई वर्सेस आर कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को समझना है कि ये ग्राफ क्या क्या बता रहा है, उसके बाद ही हम लोग सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर पाएंगे, उसका शेप, उसकी एनर्जी, सारी चीज़ों को देख पाएंगे और नोड्स और एंटी नोड को समझ पाएंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग सभी ऑर्बिटल के लिए शेप डिटर्मिनेशन देखते हैं कि कैसे किया जाता है। 1s के लिए शेप कैसे उसको डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे पता लगाया गया 1s के लिए कैसा शेप होगा, 2s के लिए कैसा शेप होगा, कैसे पता लगाया गया, फिर 3s के लिए कैसा शेप होगा, ये कैसे पता लगाया गया। तो बस इसी ग्राफ का सारा खेला है। इस ग्राफ को हम लोग समझेंगे और इसी ग्राफ से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम समझेंगे, और फिर हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स को समझेंगे, और फिर हम लोग शेप का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले 1s के लिए आते हैं, फिर 2s देखेंगे, फिर 3s देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन प्लॉट था साई स्क्वायर वर्सेस आर का, ये आर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो कुछ इस तरह से हमें ग्राफ देखने को मिला था। हमें ये जानना था कि ये एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता। ये एक्स एक्सिस को टच इसलिए नहीं करता क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहता है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलने की संभावना इन्फिनाइट रूप से कहीं भी है, इन्फिनाइट रूप से वो मिल सकता है हमें न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसलिए अगर मान लेते हैं कि इस ग्राफ को हम यहाँ टच करा दिए, इसका मतलब हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है यहीं तक होती है, अर्थात उसके मिलने की संभावना यहीं तक है, ऐसा मैंने फिक्स कर दिया, जो कि गलत कंसेप्ट है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इन्फिनाइट रूप से कहीं भी मिल सकता है, आप यहाँ पे कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसलिए ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो साई स्क्वायर का जो और वर्सेस आर का जो ग्राफ है, तो उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को इस तरह से दिखा देते हैं, मतलब ये इन्फिनाइट रूप से हमको मिलने की संभावना दिखा रहा है, इन्फिनाइट रूप से हमको मिलेगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करने वाला। तो ये चीज़ें हम लोग देखें। अब इस ग्राफ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला चीज़, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास यहाँ पे जो साई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या देखने को मिल रहा है, सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे घटता चला जाएगा, नहीं। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आप इस पिक्चर में देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास काफ़ी डेंस दिखाया गया है, काफ़ी सघन मात्रा में मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में वाइट आपको दिख रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे मैक्सिमम है, ये ग्राफ बता रहा है। उसके बाद जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना भी घट रही है। जैसे जैसे दूर चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो आप देख रहे हैं
मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे बहुत वाइट वाइट था, फिर वाइट वाइट घटा, फिर और बहुत कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो ये ग्राफ बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी मैक्सिमम है, अर्थात साई स्क्वायर बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे दूर चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कम होती जा रही है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ग्राफ से क्या क्या चीज़ें पता हो गई। और ये आगे इन्फिनाइट रूप से मिलती रहेंगी। ये ग्राफ आगे फर्दर इन्फिनाइट तक जा रहा है, मतलब ये हमें इन्फिनाइट तक इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये क्या होता है? इसी चीज़ को मेनली हमें समझना है और इसी से स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन होता है। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर रीजन होता है, एक सर्कुलर क्षेत्र होता है, जहाँ तक अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात करें, वहाँ तक हर दिशाओं में इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इक्वल होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ये मान लेते हैं ये हमारा क्षेत्र है, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मान लेते हैं 1,00,000 है, मान लेते हैं 1,00,000 टाइम्स हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखता है, तो इस दिशा में भी इलेक्ट्रॉन 1,00,000 टाइम्स दिखेगा, इस दिशा में भी इलेक्ट्रॉन 1,00,000 बार दिखेगा, इस दिशा में भी दिखेगा, इस दिशा में भी, सारी दिशाओं में एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित दूरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल ड्रॉ कर दिए, मतलब निश्चित दूरी कर दिए। एक निश्चित दूरी तक चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की जो संभावना है वो इक्वल रहेगी, लेट से 1,00,000 टाइम्स। उसी तरह से अगर एक और बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ कर दें, वो भी तो एक निश्चित दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस से, तो हर दिशाओं में फिर वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इक्वल रहेगी। इस दिशा में अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि 10,000 मिला, 10,000 टाइम्स मिला, 10,000 टाइम्स मिला, यहाँ 1,00,000 मिला था। तो मान लेते हैं कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से जा रहे हैं वहाँ कम मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की संभावना कम रहेगी। तो अगर बड़ा हम लोग बॉडी सरफेस डायग्राम ले रहे हैं मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, इस पार्टिकुलर क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में नहीं, तो और घटती चली जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगी हमारी, मान लेते हैं कि 10,000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना है। तो इस दिशा में अगर 10,000 टाइम मिलने की संभावना है तो इस दिशा में भी मिलेगी, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम BSD जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक रीजन होता है, सर्कुलर पाथ होता है, जहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात करें तो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है हर दिशाओं में। एक निश्चित दूरी तक ये हमारा सर्कुलर पाथ होता है, एक निश्चित दूरी तक इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना है हर दिशा में वो इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल में अनेकों बाउंड्री सरफेस डायग्राम हो सकते हैं। जैसे कि एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर अगर एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर भी कांस्टेंट दूरी दिखा रहा है, और कांस्टेंट दूरी होने की वजह से कांस्टेंट हमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलने की जो है संभावना, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इक्वल रहेगी। एक और बॉडी सरफेस डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर दिशा में एक जैसी रहेगी। एक और बॉडी सरफेस डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना हर दिशा में इक्वल होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है एक निश्चित दूरी तक वो हर दिशा में समान रूप से हो रही है। अर्थात हम अनेकों बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, सैकड़ों। अब लेकिन सवाल होता है कि किस बाउंड्री सरफेस को लें, किसको एज्यूम करें। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो सारे बाउंड्री सरफेस डायग्राम एक्सेप्टेबल हैं और उनको हम लोग रख सकते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं, जो लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेते हैं। मतलब अगर आप इस जगह वाले मान लेते हैं इतना हम लोग इलेक्ट्रॉन, अगर इस बाउंड्री सरफेस डायग्राम को लेते हैं तो हम लोग इधर वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर इस वाले बाउंड्री सरफेस डायग्राम को लेते हैं मतलब आप लगभग बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना है, अगर आप बड़ा बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मीन्स आप एक अच्छा मात्रा में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को कवर कर रहे हैं। अगर आप अगर बाउंड्री सरफेस डायग्राम लेते हैं मतलब आप इधर वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम अच्छा नहीं माना जाएगा, बल्कि ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो 1s ऑर्बिटल का जो शेप हमें देखने को मिल रहा है ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम के अनुसार वो स्फेरिकल दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, स्फेरिकल। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम ही डिसाइड करते हैं
बाउंड्री सरफेस डायग्राम ही डिसाइड करते हैं कि जो ऑर्बिटल होंगे उनका शेप कैसा होगा। और वो कैसा कर रहे हैं वो, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी को। तो वो अपने में 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेते हैं। अगर आप ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अधिकांश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर करना होगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम में, तब वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम अप्रोप्रिएट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा और वो बहुत ही इफेक्टिव माना जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आप 90% क्यों ले रहे हैं, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्यों नहीं कवर कर पा रहे हैं आप। तो अभी आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैटर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना न्यूक्लियस चारों तरफ इन्फिनाइट रूप से कहीं भी हो सकती है। तो आप अगर इन्फिनाइट वाला के पास जाकर के वहाँ पे बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो मतलब आप उसकी साइज़ को इन्फिनाइट ले रहे हैं, इन्वर्स को आप घेर ले रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप इन्वर्स को नहीं घेर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि उस बाउंड्री सरफेस डायग्राम को इफेक्टिव मानेंगे जो लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेता है। अगर आप 100% कवर करना चाहते हैं, मतलब आप इन्फिनाइट साइज का आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, इन्फिनाइट साइज का, क्योंकि इन्फिनाइट रूप से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो इन्फिनाइट साइज का आपको बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब आप पूरे यूनिवर्स को नहीं घेर सकते हैं। इसलिए हमारा जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है लगभग 90% का एकदम इफेक्टिव और एकदम एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो एक बार और रिकॉल करते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है। इसी से हमारा शेप निर्धारित हुआ, देखा आपने कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा आया, 1s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप आया। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम को बताता है और इसमें बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है लगभग इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जो लगभग होगी कितनी परसेंट होगी, 90% होगी। और यही हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक बार और रिकॉल करते हैं। तो इस प्रकार से बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, जिसे हम लोग काउंटर सरफेस डायग्राम भी कहते हैं, वो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन देते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, और एक अच्छा और एक एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी जब वो 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने अंदर कवर कर लेते हैं। बेसिकली जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस आधार पर, लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर करके 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कवर कर लेते हैं, और उसके आधार पर हमें उस ऑर्बिटल का शेप मिल जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो अनेकों हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं बाउंड्री सरफेस डायग्राम को इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल मानेंगे, उसे अच्छा मानेंगे जो लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने अंदर कवर करके रखता है। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर क्यों नहीं कर सकते हैं सर। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगी कि चूँकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो ख़त्म नहीं होती है, वो कहीं भी मिल सकती है। अगर आप नहीं कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर के बाद इलेक्ट्रॉन जो है, 100 मीटर के बाद या कुछ कहीं भी मान लेते हैं कि 100 मीटर के बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप इन्फिनाइट रूप से इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावना है। इसलिए चूँकि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कहीं भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको इन्फिनाइट वाला ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप पूरे यूनिवर्स को घेर नहीं सकते। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग क्यों नहीं 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को के प्रोबेबिलिटी को कवर कर सकते हैं, अर्थात 100% बाउंड्री सरफेस डायग्राम को क्यों नहीं कवर कर सकते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना है न्यूक्लियस चारों तरफ, वो जीरो कभी नहीं होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसका फाइनाइट वैल्यू होगा। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करें 100% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ में। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग 2s ऑर्बिटल के लिए जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है उसे ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्लॉट को देखा है साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। साई स्क्वायर वर्सेस आर 2s ऑर्बिटल के लिए क्या देखा था कि हमारा जो वेव फंक्शन का प्लॉट आया था वो कुछ इस तरह से आया था, ये एक्सिस को फिर टच नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर जो साई स्क्वायर है अर्थात इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस पर बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। फिर जैसे जैसे हम लोग और नीचे आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वाइटनेस घट रही है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। और एक समय ऐसा आ रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन के नहीं मिलने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है। फिर देखा जा रहा है कि फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जो हमारा साई का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो आप देखिए धीरे धीरे यहाँ वाइटनेस बढ़ रही है, ये वाइटनेस यहाँ दिख रही है, बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है और बढ़ रही है, और फिर एक समय के बाद वो घटना शुरू हो जा रही है। फिर देखिए आगे घटना शुरू हो जाएगी, ये घटना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास
ये इस ग्राफ से 2s ऑर्बिटल के प्लॉट से क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियस के पास बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर घट रही है, और एक समय ऐसा आ रहा है कि जीरो हो जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ब्लैकनेस वाला दिखा रहा है, और फिर बढ़ रही है और फिर घट रही है। ये हमारा 2s ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन प्लॉट हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो जो ये जो ब्लैकनेस दिख रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड नोड, इसे हम लोग नोड कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मिलने की संभावना मैक्सिमम है, इसे हम लोग एंटी नोड कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। तो 2s ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एक जगह पे नहीं थी, अर्थात एक नोड था। 2s ऑर्बिटल में एक नोड पाया गया, लेकिन 1s ऑर्बिटल में हमारे पास इस तरह का शेप था, वहाँ पे किसी भी तरह का नोड नहीं था। यहाँ पर एक नोड देखने को मिल रहा है, और हमारे पास यहाँ पे एंटी नोड दो जगह पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके शेप की बात करें तो फिर से आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम अप्लाई कीजिए। अगर आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम बहुत सारा खींचते हैं, एक यहाँ पे खींच सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आप किसे मानेंगे, आप किसे एक्सेप्ट करेंगे, किस बाउंड्री सरफेस डायग्राम को आप अच्छा मानेंगे, जो लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेता है। तो अगर आप ये वाला ड्रॉ करके शेप लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये 90% कवर नहीं कर रहा है। अगर आप इतना बड़ा ड्रॉ करते हैं तब लगभग ये क्या कर रहा है, 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्लाउड को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो शेप है वो 2s ऑर्बिटल का शेप होगा। यहाँ भी दिख रहा है शेप कैसा है, 2s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप है। मतलब जितने भी s ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप हमें स्फेरिकल ही नज़र आएगा, बस थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है साइज़ का हमें, कि जो 1s ऑर्बिटल है वो थोड़ा छोटा है 2s ऑर्बिटल से, और 2s ऑर्बिटल जो है थोड़ा छोटा होगा 3s ऑर्बिटल से। अर्थात ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, 1s ऑर्बिटल थोड़ा छोटा रहेगा, 2s ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम है BSD, ये इलेक्ट्रॉन 90% इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 3s ऑर्बिटल हमारा और बड़ा होगा इससे, यहाँ पर भी 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर करके रखा गया है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। और इस तरह से हम लोग ने देखा कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप कैसा आ रहा है, हमारा स्फेरिकल आ रहा है। और स्फेरिकल शेप कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जिसके द्वारा हम लोग सारी चीज़ों को निकाल पा रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल का साइज़ जो है वो 2s से कम है, फिर 2s का 3s से कम है, और 3s का 4s से कम है। इस तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा साइज। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम लोग समझते हैं नोड्स और एंटी नोड्स को कैसे निकाला जा सकता है। नोड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन के जहाँ पे मिलने की संभावना जीरो होती है उसे नोड्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जिस जगह पे, जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। रेडियल नोड्स निकालने की जो फार्मूला है वो है n-l-1, n-l-1, ये रेडियल नोड्स देता है। एंगुलर नोड्स निकालनी हो तो L रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वही एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और टोटल नोड्स निकालनी हो तो दोनों को जोड़ देंगे, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, तो दोनों जोड़ेंगे तो n-l-1 और प्लस l, तो ये दोनों कट जाएगा तो आएगा n-1। टोटल नोड्स हमारा n-1 आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे कि 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं अगर, तो 1s ऑर्बिटल में क्या देखने मिल रहा है, हमारे पास कितना नोड है, कहीं भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब जीरो नोड है, इसमें जीरो नोड होगा। रेडियल नोड्स की बात करें, ये टोटल नोड्स है, रेडियल नोड्स की बात करें तो n-l-1 फार्मूला है हमारे पास। n 1s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू 0 होता है s के लिए, तो n 1 - 0 - 1 यानी टोटल 0 हो गया। 2s ऑर्बिटल की बात करता हूँ अगर, तो 2s ऑर्बिटल के लिए n = 2 होगा, l = 0 होगा। रेडियल नोड्स निकालना चाहते हैं तो n-l-1 यानी कि 2 - 0 - 1 यानी कि ओवरऑल 1 आ रहा है। एक रेडियल नोड्स दिख रहा है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, मतलब एक नोड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 होगी, बाकी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उसके बाद 3s ऑर्बिटल के लिए देखता हूँ अगर, तो रेडियल नोड्स निकालना चाहता हूँ तो हो जाएगा n-l-1, तो 3 - 0 - 1 यानी कि टोटल 2 नोड्स देखने को मिलेंगे रेडियल नोड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक रेडियल नोड यहाँ पे, एक रेडियल नोड यहाँ, टोटल 2 नोड्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 रहेगी, और इधर और इधर और इधर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना पूरी की पूरी रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडियल नोड्स को निकालना सीख गया। टोटल नोड्स निकालने बोलेगा तो आप रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि बहुत तरह के s ऑर्बिटल हो सकते हैं, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, इस तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं। सभी का शेप हमारा स्फेरिकल आने वाला है, सभी का शेप स्फेरिकल होगा। और 1s के लिए जो नोड की संख्या वो 0 होगी, 2s के लिए नोड की संख्या 1 होगी, 3s के लिए 2 होगी, 4s के लिए 3 होगी, 5s के लिए 4 होगी, मतलब एक कम होगा। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम होगा।
सभी के शेप स्फेरिकल नजर आने वाला है, लेकिन साइज़ जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से साइज़ बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखी, जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट होगा, एस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब वो चूँकि स्फेरिकल शेप के हैं तो एक्स एक्सिस में जितना मिलने की संभावना रहेगी उतना वाई एक्सिस में भी रहेगी और उतना जेड एक्सिस में भी रहेगी। मतलब तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना रहेगी वो इक्वल रहेगी। और तो हम लोग सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिया हम लोगों ने। आई होप वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल क्यों होता है, फिर डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल क्यों होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। थैंक यू।